डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, देर से ही सही, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से राजनीति और धर्म को लेकर सवाल तो पूछा। न्यायालय ने जानना चाहा है कि क्यों न चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को पूजा स्थलों पर जाने से रोक दिया जाए। एक जनहित याचिका में मुद्दा उठाया गया है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव आचार संहिता के दौरान पूजा स्थलों पर जाने से रोका जाए। देश में चुनाव सुधारों को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। राजनीति के अपराधीकरण से लेकर धन बल और धार्मिक घालमेल को लेकर चिंता जताई जा रही है। चुनाव आयोग सुधारों की दिशा में सक्रिय तो है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है। चुनाव आयोग करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त शक्तियां नहीं है। आयोग सरकार से मांग करता है, लेकिन बात बनती नहीं। चुनाव प्रक्रिया में सुधार की वकालत तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन संसद में कानून बनाने के लिए एक मत नजर नहीं आते। जनहित याचिका में उठाया सवाल तार्किक है। धर्म के नाम पर राजनीति चमकाने की इजाजत भला किसी को भी क्यों दी जानी चाहिए? राजनेता चुनाव के समय क्या क्या नहीं करते? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च से लेकर आश्रम और मठों तक की परिक्रमा क्यों करते हैं? धार्मिक आस्था की वजह से या वहां जाने से मिलने वाले वोटों के कारण? साल भर मंदिर मस्जिद नहीं जाने वाला उम्मीदवार चुनाव के समय वहां सिर्फ वोट बटोरने के लिए जाता है। इसे उचित कैसे ठहराया जा सकता है? पिछले लोकसभा चुनाव में देश ने धर्म के नाम पर राजनीति चमकाने का खुला खेल देखा। चुनाव के समय जनेऊ भी पहने गए और गोत्र भी बताए गए। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाया। अब मामला अदालत में आया है तो चुनाव आयोग को अपनी राय रखनी चाहिए। बंधे हाथों को खोलने का प्रयास करना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त रहे TN शेषन का दौर सबको याद है। आयोग को राजनीतिक दलों से अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उनकी कथनी और करनी का अंतर सबको पता है। आयोग को चाहिए कि चुनाव के दौरान राजनीति में धर्म का समावेश किसी रूप में न होने दे। दूसरे मुद्दों पर भी आयोग को सख्ती से पेश आना चाहिए। चुनाव में अधिकतम खर्च राशि की सीमा का दुरुपयोग रोकने के लिए भी नए तरीके तलाशे जाने चाहिए। आपराधिक को भी संसद विधानसभाओं में प्रवेश से रोका जाना चाहिए। मौजूदा कानूनों से काम नहीं चल रहा तो कानून बदले जाने चाहिए। इसके लिए पहल भी आयोग को ही करनी होगी। दूसरे देशों के कानूनों का भी अध्ययन किया जाए। हम सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाना चाहते हैं तो कार्य भी उसी अनुरूप करके दिखाएं। पाई पैरा चेंज। आमतौर पर आर्थिक विकास के राजस्व में वृद्धि और औद्योगिक इकाइयों को मुनाफे के आधार पर परिभाषित किया जाता है। कामगारों के हितों का चिंतन करने वाली अवधारणा कहीं नहीं देखी जाती। कोरोना की दूसरी लहर की
भयावहता के बाद अब तीसरी लहर को लेकर भी अनिश्चितता है। ऐसे में आर्थिक विकास के मायने भी नए तरीके से परिभाषित किए जाने चाहिए। महामारी से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में समग्र समाज को संगठित रूप से जब तक नहीं देखा जाएगा तब तक इसे अधूरा ही माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों G7 शिखर सम्मेलन में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया है। साथ ही महामारी से निपटने के लिए अंत्योदय की अवधारणा, जिसमें निर्धनतम नागरिक केंद्र बिंदु होता है, को अपनाने पर जोर दिया है। चिंताजनक तथ्य यही है कि कोरोना महामारी के दौर में ही कामगारों की दयनीय हालत सामने आ पाई और उनकी परिस्थितियों में सुधार की ज़रूरत महसूस की गई। संतोष यह है कि दूसरी लहर कमज़ोर पड़ने पर कामगारों को फिर से पूरा या आंशिक रोजगार मिलना संभव हो पा रहा है, लेकिन कुछ सवालों पर विचार करना जरूरी है। पहला यह है कि किसी भी देश में आर्थिक विकास का उद्देश्य आखिर क्या होना चाहिए? क्या ऐसा आर्थिक विकास उचित है जहां सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचने से आर्थिक असमानता का जन्म हो? दूसरा सवाल यह है कि क्या एक कामगार के पास किसी भी तरह का काम होना ही काफ़ी है? क्या काम की गुणवत्ता को मापने के कुछ मापदंड नहीं होने चाहिए? तीसरा यह है कि क्या उस देश में जहां सकल घरेलू उत्पाद खपत आधारित है, वहां औद्योगिक विकास ही कामगार कल्याण की दिशा में पहला कदम होता है? इन सवालों को संपूर्णता से समझना व हल करना जरूरी है। साथ ही में हमारे आर्थिक विकास के मायने बदलने की भी ज़रूरत है। कामगार कल्याण दूसरी प्राथमिकता के रूप में ही देखा जाता है। इसी से विकास की त्रुटिपूर्ण अवधारणा का जन्म होता है। दरअसल सीमित संसाधनों की दुनिया में जब तक विकास की सीमाओं को परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक समानता व न्याय के सिद्धांत तक नहीं पहुंच सकते। आर्थिक विकास का मूल मकसद समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना होना ही चाहिए। इस अवधारणा को भी बदलना होगा कि कामगार के पास किसी भी तरह का काम होना कोई काम न होना से बेहतर है। यह अवधारणा ऐसे दुष्चक्र को जन्म देती है जहां पहले कामगारों के हितों के अभाव वाली व्यवस्था बनती है और फिर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि शुरू से ही कामगारों के हितों के मापदंडों पर खरी उतरती व्यवस्था बनाई जाए। पाई पैराचेंज सरकार के औद्योगिक कल्याण प्रयासों को कामगार कल्याण की पहली सीढ़ी मानना भी उचित नहीं। कामगारों की समस्याओं को उद्योगों के जरिए दूर करने से कामगारों के अधिकारों के न्यूनतम मानकों की प्राप्ति ही सरकार व उद्योगों के लिए एक उपलब्धि बन जाती है। क्या ऐसी व्यवस्था किसी कामगार को लंबे समय के लिए सम्मानजनक जीवन दे सकती है? होना यह चाहिए कि कामगार कल्याण और उद्योग कल्याण का सह अस्तित्व कायम हो, ताकि कामगार कल्याण उद्योगों की प्रगति का कारक बन सके। सीधे तौर पर यह मानना चाहिए कि कामगार कल्याण कोई आर्थिक एजेंडा या
दान नहीं है और न ही सरकार के लिए कोई चेक लिस्ट। यह तो समाज व सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए कामगारों के स्वास्थ्य, कौशल विकास व शिक्षा तंत्र को मजबूती देने की ज़रूरत है। स्टॉप।